हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट 1% कंपनी का। बेसिक कंसेप्ट 1% कंपनी का। अब आप लोग कहोगे कि सर ये 1% कंपनी क्या होती है, इसका क्या कंसेप्ट है। तो मैं इस वीडियो में आपको 5-10 मिनट में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। सारी चीजें यानी जो कॉन्सेप्ट है वो चीजें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्मली ये जो कंसेप्ट है 1% कंपनी का, ये 2013 का जो हम लोग आप लोगों के कोर्स में जो होगा कंपनीज एक्ट 2013 है। तो 2013 से ये इंट्रोड्यूस हुआ, यानी इसके पहले पहले चलता था कौन सा, 1956 एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956। उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं था। जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तब से ये कंसेप्ट आया। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है, वैसे 1% कंपनी कोई अलग से कंपनी नहीं है, ये जस्ट लाइक अ प्राइवेट कंपनी ही है। ये जस्ट लाइक अ प्राइवेट कंपनी ही है। और कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस इसमें लगते ही हैं। कुछ छूट दी हुई है, काफी कुछ छूट दी हुई है, लेकिन ये नॉर्मल कंपनीज एक्ट के प्रोविजन से ही गवर्न होती है। अब देखिए, 1% कंपनी के कंसेप्ट पे ये आते हैं कि आप नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बनाते हैं तो कम से कम 2 डायरेक्टर तो चाहिए ही होते हैं। ठीक है, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कंपनी, आप कंपनी क्यों बनाते हैं। कंपनी लोग अधिकतर इसीलिए बनाते हैं क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, अब ये मोबाइल मेरा है। ठीक है, ये मोबाइल मेरा है और ये मोबाइल मेरे द्वारा बनाई गई कंपनी का है, दोनों में डिफरेंस है। यदि सपोज करिए कि मैंने बनाई ये कंपनी, ठीक है, मैंने ही बनाई है ये कंपनी, और उस कंपनी की उस कंपनी की एसेट में ये चीज, ये मोबाइल पड़ी हुई है। अब हो सकता है कि मैंने इस कंपनी में कैपिटल लगाई हो, यानी मैंने पैसा दिया हो इस कंपनी को, और इस कंपनी ने ये मोबाइल परचेज कर लिया। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये मोबाइल डायरेक्टली मेरा है। रियलिटी में ये कंपनी का मोबाइल कहलाता है। कहने का मतलब, जैसे ही आप कंपनी बनाते हो तो ये मान लिया जाता है कि कंपनी एक सेपरेट पर्सन है। बस कंपनी सांस नहीं लेती, ये हमारी नेचुरल पर्सन की तरह नहीं है, लेकिन कंपनी का लॉ में एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। तो कहने का मतलब, सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट लेने के लिए कंपनियां नॉर्मली बनाई जाती हैं, नॉर्मली। और भी कई रीजन है, जैसे कि बड़े स्केल पर बिजनेस करना है, आपको बहुत सारे एम्प्लॉय अपॉइंट करने हैं, वो सारे रीजंस भी होते हैं। अब आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट लेना है, लेकिन आप अकेले हैं। प्राइवेट कंपनी भी नॉर्मल वाली बनाते तो कम से कम आपको 2 डायरेक्टर चाहिए होते, लेकिन आप अकेले हैं तो क्या करें। तो पहले तो कंपनी ऐसे बना ही नहीं सकते थे। अब कंपनीज एक्ट 2013 में जो ओपीसी का कंसेप्ट आया, उनके हिसाब से उन्होंने ये अलाउ कर दिया कि ठीक है, आप सिंगल हो, अकेले हो तो 1% कंपनी भी बना सकते हो। अब 1% कंपनी में आप कहोगे कि सर मैं क्या कहलाऊंगा, प्रमोटर कहलाऊंगा कि डायरेक्टर कहलाऊंगा कि मेंबर कहलाऊंगा। इन रियलिटी आप सभी कहलाओगे, आप, क्योंकि एक ही तो पर्सन है, वन मैन आर्मी। ठीक है ना, वन मैन आर्मी की पर्सन आप ही हो। आप ही, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या च द्रविणम, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। एक संस्कृत में हम लोग बचपन में वो पढ़ते थे श्लोक, वही मुझे याद आ गया तो मैंने बोल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि 1% कंपनी में जो होते हो सब कुछ आप ही होते हो। लेकिन आप ये भी फिर क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर कंपनी का तो एक परपेचुअल लीगल एग्जिस्टेंस होता है, हमने सुना है, मतलब ये सुना जाता है कि कंपनी कभी मरती नहीं है। कंपनी के डायरेक्टर डायरेक्टर सब मरते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी चलती रहती है। लेकिन 1% कंपनी में आप पूछ सकते हो कि सर जो की पर्सन है, मान लीजिए कि इस पर्सन ने यदि ये कंपनी बनाई है और ये पर्सन किसी वजह से खत्म हो गया, मर गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं रहा, तो ये 1% कंपनी तो खत्म। तो फिर इसका परपेचुअल सक्सेशन कैसे कहलाया। तो इसी कंसेप्ट को कवर करने के लिए उन्होंने एक नॉमिनी का कंसेप्ट बना दिया कंपनीज एक्ट में, कि भाई ये पर्सन यदि 1% कंपनी बना लेता है तो एक थर्ड पर्सन को, इसको वो नॉमिनी बना देगा। यदि इस पर्सन की डेथ होती है तो ये पर्सन यहाँ आके खड़ा हो जाएगा इसकी जगह, और ये बन जाएगा उसका मेंबर। और जैसे ये बनेगा तो ये फिर एक पर्सन को नॉमिनी बना देगा, और ये पर्सन खत्म होता है तो फिर ये इसकी जगह आ जाएगा, ये बन जाएगा मेंबर। इस प्रकार से सक्सेशन चलता रहेगा। अब आप ये ना कहना कि सर यदि दोनों खत्म हो जाएं
अब दोनों ही खत्म हो जाए तो फिर तो कंपनी वो खत्म होनी ही है। लेकिन कोशिश की गई है कि कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रहे। अब आप ये कहोगे कि सर मैं तो हूँ ओरिजिनल मेंबर और इसको बनाना चाहता हूँ मैं नॉमिनी, तो क्या इसको ऐसे इसका नाम लिख दूंगा तो हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, इसकी भी सहमति लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ती है कि ये राजी है कि नहीं है। और इस पर्सन को भी जब ये राजी हो तब ये अपनी कंसेंट आपको देगा, तब आप इसको नॉमिनी बना सकते हो। और आप यदि हो, आप देखिए, आप भी जाहिर है कि आप कंपनी तभी बना पाओगे जब आप जो कम से कम इंडियन सिटीजन हो। हाँ, ये बात अब आप मतलब कहने का मतलब है कि यदि एक पर्सन है जो इंडिया का सिटीजन ही नहीं है, मान लीजिए वो है जॉर्ज बुश है, बिल क्लिंटन है, या कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है, वो इंडिया में आके वन पर्सन कंपनी बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। लेकिन आप मान लीजिए इंडिया के सिटीजन हो और इंडिया से बाहर बहुत दिनों से रह रहे हो, तो वो क्या कहलाएंगे कि आप सिटीजन तो हो पर रेजिडेंट नहीं कहलाते। एक्चुअली में सिटीजन क्या होता है, सिटीजन दो प्रकार के होते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। एक स्पेसिफाइड पीरियड दे दिया जाता है, यदि इतने पीरियड तक पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो पर्सन इंडिया में रहा हो तो रेजिडेंट कहलाता है। उतना पीरियड से कम रहा हो, ये नॉर्मली 120 डेज होता है उतने इस ओपीसी के लिए। तो यदि 120 डेज से कम रहा हो तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाता है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन इंडियन का सिटीजन तो होना इसको आवश्यक है, इसको भी जरूरी है और नॉमिनी को भी जरूरी है इंडियन सिटीजन होना, चाहे वो रेजिडेंट हो या ना रेजिडेंट हो। लेकिन सिटीजनशिप कहाँ की होनी चाहिए? दोनों की, इसकी इंडिया की होना चाहिए। तो इस प्रकार इसकी कंसेंट लेके इसको नॉमिनी बना दिया जाता है। अब आप कह सकते हो कि सर मैं कितनी कंपनियों में नॉमिनी बन सकता हूँ, कितनी ओपीसी खड़ी कर सकता हूँ, क्या मैं 10-12 ओपीसी बना लूँ, क्या मैं 10-12 कंपनी बना लूँ? तो लॉ में ये कहा गया है कि एक पर्सन जो है ना, एक पर्सन एक ही कंपनी में मेंबर हो सकता है, अधिक से अधिक वो किसी और कंपनी में यही पर्सन नॉमिनी की हैसियत से काम कर सकता है। मतलब हो सकता है यहाँ मेंबर हो यहाँ नॉमिनी हो। लेकिन आप पूछोगे कि मान लीजिए यहाँ ये नॉमिनी था और यहाँ उसके जो मेंबर की डेथ हो गई, मान लीजिए कि ये देखिए ये ये येलो वाली पेंसिल क्या कहते हैं, मेंबर है, ठीक है, और ये नॉमिनी है, ठीक है, ये मेंबर है और ये नॉमिनी है, और ये एक अलग पर्सन है, ये मेंबर है, ठीक है। अब ये जो मेंबर है वो यहाँ नॉमिनी है, कहने का मतलब है कि ये ही मेंबर यहाँ नॉमिनी है, ये दोनों सेम पर्सन है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये पर्सन एक जगह मेंबर की हैसियत से काम कर रहा है और एक जगह नॉमिनी की हैसियत से। अब इस बेचारे की डेथ हो जाएगी तो फिर ये तो यहाँ पे एज ए मेंबर हो जाएगा, तो फिर ये एक ही साथ दो जगह मेंबर कहला गया ना, यानी इस कंपनी में भी मेंबर और इस कंपनी में भी मेंबर। तो लॉ कहता है कि ऐसा हो सकता है कुछ पीरियड के लिए, एक कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके अंदर आपको यहाँ की मेंबरशिप या यहाँ की मेंबरशिप छोड़ना पड़ेगी। कहने का मतलब आप ये दिमाग में रखिए कि एक पर्सन एक ही जगह मेंबर रहेगा परमानेंटली। एक पर्सन एक ही जगह, मेंबर या डायरेक्टर या प्रमोटर एक ही चीज है यहाँ पे, एक पर्सन एक ही जगह मेंबर रहेगा। और एक पर्सन मेंबर और नॉमिनी साथ में हो सकता है, लेकिन नॉमिनी यदि मेंबर बन जाए किसी हालत में तो फिर तो एक ही पर्सन दो जगह मेंबर बन गया ना। तो इस स्थिति में एक पोजीशन उसको वैकेट करनी पड़ेगी, पुनः नॉमिनी भाव, या कहने का मतलब है पुनः जो है किसी भी पोजीशन को छोड़ के एक ही जगह मेंबर रहेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप कहोगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए ये मेंबर है और ये नॉमिनी डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट पर्सन है, इसकी नॉमिनी की कंसेंट लेके हमने इसको यहाँ इस वाली ओपीसी में मेंबर बना दिया। अब उसका किसी वजह से लड़ाई हो गई तो ये क्या कर सकता है, अपनी कंसेंट विड्रॉ भी कर सकता है। मतलब ये कह सकता है कि भैया बहुत दिन नॉमिनी बने रहे, अब हमको नॉमिनी बनना ही नहीं है। तो यदि ऐसा कुछ केस होता है तो ये नॉमिनी नहीं रह जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर जो है ये नॉर्मल अपना कंसेंट का विड्रॉल दे देगा और यहाँ से नॉमिनी से हट जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये सारी चीजें जो है सब आरओसी को आपको बताना भी पड़ती है। जैसे आप नॉमिनी चेंज कर रहे हो या नॉमिनी आप नया अपॉइंट कर रहे हो या विड्रॉल वो कर लेता है, मतलब अपनी कंसेंट से वो नॉमिनी से हटना चाहता है, तो ये सारी चीजें आपको विड्रॉल वगैरह की आने की जाने की हर चीज एमसीए को यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को
बतानी होती है। ये मैं आपको जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब कौन से फॉर्म में क्या करना होता है ये आपको आपके स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। कितने डेज के अंदर क्या करना होता है, रेजिडेंट कितने डेज के अंदर होता है, कई फॉर्म होंगे, वो सारी चीज़ें आपको अपने स्टडी मैट में मिल जाएगी। मेरा जो काम था इस वीडियो में, मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट दिया कि ओपीसी का, वो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।